केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार सीधे लाइव पटना से। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और बिहार में देखिए, कल बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसी वोटिंग हुई है कि महिलाएं लंबी लंबी कतारों में दिखाई दी, लोगों में जोश दिखाई दिया। और ये जोश बता रहा है कि जो जनादेश आने वाला है वो कुछ बड़ा होने वाला है, या कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, या दोबारा भरोसा भी जताया जा सकता है। और यही वजह है कि जो नेताओं की दिलों की धड़कन है वो इस बम्पर वोटिंग के बाद पहले चरण में तेज होती दिखाई दे रही है। आखिर क्या जनादेश मिलेगा, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज आए, जो हम आपको बता भी रहे हैं, रात 8:15 बजे तक 64.66% मतदान हुआ। और ये जान लीजिए कि पिछली बार के मुकाबले काफी बेहतर है ये। तो क्या इस बार अब पूरी तरह से रूपरेखा बदलने वाली है? क्या इस बार जनता फिर से भरोसा करने वाली है, या कोई बदलाव देखना चाहती है? सारी खबर आपको डिटेल में बताएंगे, विश्लेषण आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं पहली तस्वीर के जरिए कि किस तरह की सुगबुगाहट यहाँ बनी हुई है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि आप समझिए कि अब बीजेपी और आरजेडी, जिस तरह से पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है। लेकिन ये होता है ना कि पहले चरण से थोड़ा थोड़ा इशारा मिलता है। और यही वजह है कि सभी पार्टियां इशारा समझने में लगी हैं कि जनता किस तरफ झुकाव रखती है। महिला वोटर्स अगर ढेर सारी निकली हैं, कतारबद्ध होकर निकली हैं, तो किस तरफ उनका रुझान है, या युवा अगर वोट कर रहे हैं तो उनका झुकाव किस तरफ, इसको लेकर बातें शुरू हो गई हैं, बड़े बड़े दावे शुरू हो गए हैं। और एक तरह से बयानबाजी, वार पलटवार भी हो रहा है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत डिसाइडिंग फेज होने वाला है। तेजस्वी को अपनी उम्मीदें हैं कि वो इस बार मुख्यमंत्री चेहरा खुलकर सामने से घोषित कर दिए गए, हो सकता है वही हो। नीतीश कुमार को लग रहा है कि उन पर फिर से भरोसा किया जाएगा, और जोर भी है, डबल इंजन की सरकार भी है। तो ये दोनों दावे और वो चल रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जब बम्पर वोटिंग होती है, हम आपको बताएं कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये होता है कि हो सकता है कि सरकार फिर से रिपीट हो जाए, लोगों को भरोसा है, लोग भरोसे के साथ निकले। दूसरा पहलू ये भी होता है कि हो सकता है कि दूसरी सरकार बने। लेकिन चलिए, अगर हम देखें, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखें, ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे जब बम्पर वोटिंग होती तो ऐसा नहीं है कि सरकारें बदल ही जाती हैं, सरकार कंटिन्यू भी करती है। सबसे पहले आपको बताएं, 2023 का आंकड़ा देखिए, आपके सामने हम रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में उस वक्त 77% मतदान हुआ था, और पिछले चुनाव के मुकाबले 2.08% ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से मतदान ज्यादा हुआ, बातें वहां भी बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन बनी किसकी सरकार? बीजेपी की ही सरकार बनी। दूसरा उदाहरण ओडिशा का आपके सामने रख रहे हैं। 2014 में 73.65% मतदान हुआ था, जो कि पिछले चुनाव से 8.35% ज्यादा था। आप समझ रहे हैं कितना मैसिव डिफरेंस था? 8% बहुत होता है। और उसके बाद भी सत्ताधारी बीजेडी थी वहां पर, नवीन पटनायक वाली, और उन्हीं की सरकार कंटिन्यू की थी। दोबारा भरोसा उन्हीं पर दिखाया गया। एक और एग्जाम्पल है गुजरात का। 2012 में चुनाव हुए थे और 11.53% मतदान हुआ था। और ये जो नंबर्स हैं, देखिए, एक दो नंबर से फर्क पड़ जाता है चुनावों में, तो ये तो 11.53% है, और बहुत अच्छा मैसिव वोट पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उस समय नरेंद्र मोदी, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस समय वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनकी सरकार रिपीट हुई थी। जनता ने उन पर भरोसा दिखाया था। इसके अलावा बिहार का भी उदाहरण है, क्योंकि ये बिहार ही चुनाव है, बिहार के ही चुनाव की हम बात कर रहे हैं, यहाँ ही वोटिंग ज्यादा हुई है, तो बिहार का भी उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। डेटा जो हमारे पास है, 2010 में 6.82% ज्यादा वोट पड़े थे, और तब भी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई थी। तो ये 2010 में हुआ था। तो क्या जो 2010 में हुआ था वो रिपीट होने वाला है? फिर से भरोसा जताया जाने वाला है जो करंट सरकार है उस पर? इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे थे, बिहार पहुंचे थे, भभुआ पहुंचे थे, तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता ने फिर से एनडीए पर, डबल इंजन पर भरोसा जताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा आज बिहार में। बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है, और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें हमारी माताएं बहनें सुबह से कतार लगा करके खड़ी हो गई और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एनडीए की जीत तय है, बिहार की जनता भरोसा जता रही है और यही वजह है कि जो नेता यहाँ लगातार बिहार में एक्टिव हैं वो भी रिएक्शंस दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस बार जनता उनके लिए निकली है मतदान करने। आपको सुनवाते हैं चिराग पासवान और रवि किशन ने इस पर क्या कहा है। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। मैं समस्त बिहार वासियों को मां जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है, उस सारे देवतुल जनता को दिल से धन्यवाद हम दोनों भाई दे रहे हैं। ऐतिहासिक बिहार के इतिहास में ऐसी वोटिंग कभी नहीं हुई। भव्य वोटिंग माता बहनों से लेके युवाओं ने और जो आरजेडी के फॉलोअर्स थे वो भी वोट किए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई प्रधानमंत्री मोदी जी के और नीतीश बाबू की विकासों की कि आरजेडी के भी वोटर अब भाजपा को, एनडीए सरकार को वोट कर रहे हैं। देखिए, उत्साह हम ये देख रहे हैं कि रवि किशन भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, चिराग पासवान भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और उनको अब लग रहा है कि इस बार एनडीए रिपीट करने वाला है। लेकिन देखिए, ये जनता है, ये किसी भी तरफ जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एनडीए ही रिपीट हो सकता है कि तेजस्वी को मौका मिल जाए, क्योंकि उदाहरण ये भी है कि कई बार जब ज्यादा वोटिंग हुई है तो सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। चलिए उससे भी जुड़ी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट हम बता देते हैं किन राज्यों में सत्ता परिवर्तन का एक ट्रेंड हमने देखा है। सबसे पहले राजस्थान का उदाहरण आपको देंगे। 2023 में 74.45% वोटिंग हुई थी और पिछले चुनावों के मुकाबले 0.39% ज्यादा हुई थी। और तब क्या हुआ था कि कांग्रेस हार गई थी, सरकार बदल गई थी। 2011 में तमिलनाडु में क्या हुआ था ये भी आपको बताते हैं। वहां पर 7.19% ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था, अच्छा परसेंटेज था और नतीजा ये रहा था कि जो सत्ताधारी दल था डीएमके, वो डीएमके गठबंधन की हार हो गई थी और एआईएडीएमके गठबंधन सत्ता में आ गया था। यानी यहां भी तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हो गया था। एक और उदाहरण है उत्तर प्रदेश का और बहुत मौजूद है उत्तर प्रदेश का उदाहरण, क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ राज्य है बिहार से। और 2012 के यूपी चुनाव में क्या हुआ था कि 13.44%, बहुत देखिए बहुत मैसिव डिफरेंस है, 13.44% मतदान हुआ था और तब जो सत्ताधारी बसपा की सरकार थी वो गिर गई थी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी। तो ये वो उदाहरण है, बता रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है बिहार में। लेकिन ये पहला चरण है, अभी दूसरे चरण का हमें और एनालिसिस के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन पहले चरण से दो ही निष्कर्ष निकल रहे हैं और इसको लेकर जो विपक्षी हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये वाला नैरेटिव सेट है ना कि उनकी जीत हो सकती है, उनकी सरकार बन सकती है। क्या कहना है इसको लेकर तेजस्वी यादव का, जो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जा चुके हैं, और प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद इसको लेकर किस तरह से उत्साहित है, उन्हें भी सुनिए। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे कि जब ज्यादा पोलिंग हो निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो देखिए, आप बातें तो चल रही हैं इसी विधानसभा में जहां मैं मौजूद हूं, ठीक पीछे मेरे आप विधानसभा देख रहे हैं। इसी विधानसभा में माननीयों को बैठना है, यहीं पर मुख्यमंत्री को आना है, विपक्षी नेता को भी आना है। कुर्सी कौन सी मिलेगी ये थोड़ा वक्त बताएगा। हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है। देखिए, रिपब्लिक भारत आपको हर तस्वीर बिहार के अलग अलग इलाकों से दिखा रहा है। रोहतास से हमारे साथ अमृत जुड़ रहे हैं, रोहतास से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से अनामिका और अमृत जुड़ रहे हैं। हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब दूसरा फेज आने
होने वाला है। अनामिका, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, ये जो सरगर्मी है ये बढ़ गई है, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो कहाँ बैठने को मिलेगा, सत्ता पक्ष वाली साइड या विपक्ष वाली साइड, इसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या देख रही हैं आप वहां पर? देखिए, नतीजे बताएंगे कि ये जो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना है वो किसके पक्ष में गया है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने पक्ष में ही बता रही है और बताएगी भी, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का, इससे वोटरों का जो माइंडसेट होता है वो चेंज होता है और चुनाव पूरा माइंड गेम होता है, इस बात सभी जानते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं कई बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है इसके पीछे। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य की, तो इस बार माना जा रहा है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है। वोटिंग परसेंटेज में महिलाओं का जो बोलबाला है वो दिखाई दिया है। अब महिलाओं ने जब भर भर के वोट किया है तो उसके मतलब क्या है, मकसद क्या है, मायने क्या है, समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको महिलाएं बहुत दिनों तक याद रखी रहेंगी, क्योंकि वो आज भी ये बात मानते कि शराबबंदी ने उनकी जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन किया है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है कि जो सड़कों पर निकल के चलना, लेट नाइट की शिफ्ट करना, घर से बाहर खुद को सुरक्षित महसूस करना, ये जो कुछ हो पाया इसको भी लेके महिलाओं ने वोट किया है। तीसरा, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा, फिर चाहे वो बीजेपी की ओर से बात कही जाए, फिर चाहे महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र में कहा गया हो, तो महिलाओं के खाते में पैसे का आना यानी महिलाओं का खुद के पैरों पे खड़ा होना, और यही वजह है कि इस बार महिलाओं ने भर भर के वोट किया है। हालांकि हम जो नौजवान उनको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है, मैंने कई लोगों से बात की है, आसपास के लोगों से, उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बिल्कुल मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन इलाकों में भी रिकॉर्ड टूटे हैं जहां पे महिलाएं इससे पहले कम वोट करती रही हैं। तो हालांकि ये देखना होगा कि जो महिलाओं ने भर भर के वोट किया है वो किसके पक्ष में किया है। दावेदारी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन जहां मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण, यहाँ पे सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं और धुआंधार प्रचार यहाँ पे लगातार जारी है। सड़क पर मैं खड़ी हूँ, कभी मेरे राइट से गुजरती महागठबंधन की प्रचार की गाड़ियाँ, तो लेफ्ट से गुजरती हैं एनडीए की प्रचार वाली गाड़ियाँ। तो अभी सेकंड फेज को लेकर के जो गहमा गहमी है बड़ी, वो ये प्रचार लगातार जारी है। 9 तारीख को शाम 5 बजे तक यहाँ पे प्रचार करना है, लिहाजा कल मुख्यमंत्री योगी भी इसी इलाके में है। इसके अलावा पीएम मोदी के भी अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए, इसीलिए भी कहा जा रहा है, ये समझ सकते हैं आपकी बातों से, ये समझ रहे हैं कि उत्साह भरना है कार्यकर्ताओं में। अभी सेकेंड राउंड की लड़ाई, फाइनल राउंड की लड़ाई बाकी है, और यही वजह है कि नेता उत्साहित होकर दोनों ही साइड के, चाहे वो एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, उत्साहित होकर कह रहे हैं कि ये उनके पक्ष में एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है, ज्यादा मतदान हुआ है। दूसरे चरण में क्या होगा इसको लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने, उनके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन जब हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो सबके मन में यही है कि ये जो ज्यादा वोटिंग हुई है उसका सीधा फायदा हमें मिले। सारे दल यही चाह रहे हैं, और कुछ जो नए चेहरे हैं वो भी ताल इसी लिहाज से ठोक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ जो यहाँ पर, क्योंकि बिहार में जब वोटिंग होती है तो एक तरह से ये देखा जाता है कि जाति का जो बंटवारा है उनके हिसाब से उनके साइड जाए, तो उसको लेकर भी गुणा गणित बैठाया गया है। किसका गुणा गणित बैठेगा इसको लेकर सियासी दलों में मंथन चल रहा है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर, बेगूसराय में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। दूसरी तस्वीर, महिलाओं की लंबी कतार। तीसरी तस्वीर, बिहार में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ ये तस्वीरें बेचैनी पैदा करने के लिए काफी हैं। दरअसल पहले ये आम धारणा हुआ करती थी कि ज्यादा मतदान का मतलब एंटी इनकम्बेंसी होता है, यानी जनता बदलाव चाहती है। लेकिन बिहार समेत कई राज्यों में बीते 1 दशक में ये पैटर्न बदला है। अब ज्यादा मतदान प्रो इनकम्बेंसी यानी सरकार के समर्थन का संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 11 चुनावों में से 5 बार जहां मतदान बढ़ा, सत्तारूढ़ दल की वापसी हुई। वहीं 3 में जहां मतदान घटा, 2 बार सत्ता बदली। ये दिखाता है कि अब मतदान का बढ़ना सिर्फ असंतोष का प्रतीक नहीं रहा। स्पष्ट है कि विकास को नई रफ्तार मिलती रहनी चाहिए। एनडीए सरकार ने जो गति दी है विकास को, जनता उस गति के साथ चलना चाहती है, और उसने वोट को चोट से ये स्पष्ट किया कि जनता पूरी तरह से विकास के साथ है। 14 नवंबर को महागठबंधन तेजस्वी सरकार की जीत भी होगी बम्पर। 14 नवंबर को शाम वाली गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। बिहार में कुछ नहीं मिलना है,
पहले ये जो निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस एनडीए चला रहे हैं, पहले इसका न पहले बताएं हिसाब की 20 वर्षों में क्या काम किया। पहले चरण में बिहार के 9 में से 6 डिवीजन दरभंगा, तिरहुत, कोसी, सारण, मुंगेर और भागलपुर में मतदान हुआ। पिछली बार इन 121 सीटों में से 60 एनडीए और 61 महागठबंधन के खाते में गई थी। इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। वोटिंग में बढ़ोतरी ने दोनों खेमों को सजग कर दिया है। एनडीए का कहना है कि ये जन विश्वास का प्रतीक है, जबकि महागठबंधन इसे बदलाव की आहट मान रहा है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए। बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ खड़े हैं। 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। बिहार में वोटर्स का पैटर्न पहले अस्थिरता की सड़क पर सरपट दौड़ता नजर आता था, लेकिन अब इसने स्थिरता का चुनाव कर लिया है। साल 1950 से 1960 मतदान सिर्फ 40 से 45%, 1970 पहली बार 50% मतदान, 2000 रिकॉर्ड 62.6% वोटिंग राष्ट्रपति शासन के दौरान, 2005 भारी गिरावट, वोट प्रतिशत 46.5% और सत्ता परिवर्तन, 2010 मतदान में उछाल और स्थायी राजनीतिक परिवर्तन, यानी 2005-2010 की अवधि बिहार की लोकतांत्रिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट रही। वहीं अब के रुझान बताते हैं कि 2025 का बिहार चुनाव इस स्थिरता को तोड़ सकता है। मतदान बढ़ने का मतलब अब ये नहीं कि सरकार जाएगी या टिकेगी, बल्कि अब देखना होगा कि कौन सा वर्ग यानी महिलाएं, युवा, ग्रामीण, शहरी किधर ज्यादा मतदान कर रहा है और किस मुद्दे पर कर रहा है। ये पैटर्न अब संख्या नहीं बल्कि स्वभाव का चुनाव बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अभी जुड़े हुए हैं। आप सागर को देख पा रहे हैं और आप साथ ही मेरे दूसरे सहयोगी को भी देख रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ये सारी चीजें चल रही हैं और उसका विश्लेषण इसलिए बेहतर तरीके से हो पा रहा है क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट सिखा रहे हैं। सागर, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये बताइए, अभी तो पहला चरण है लेकिन एक उत्साह है, ये उत्साह क्या कार्यकर्ताओं के लिए है जिससे उसमें जोश फूंका जा सके दूसरे चरण के लिए, या वाकई लग रहा है नेताओं को कि अब उनकी जीत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सलोनी, इस समय मैं हूं कैमूर विधानसभा सीट पर। कैमूर एक ऐसा जिला जहां पर देखिए 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अभी तक की सीटें एनडीए के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं। मैं इस समय भभुआ में हूं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज के दिन आए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, लेकिन इन सीटों पर अभी तक जेडीयू को जीत हासिल नहीं हुई। बेशक 20 सालों से देखिए जेडीयू यहां पर सत्ता में है, इसके साथ ही साथ बीजेपी भी ये चाहती है कि कैसे यहां पर बेहतर अब देखिए प्रदर्शन अब किया जाए, और यही वजह कि पीएम नरेंद्र मोदी आज भभुआ पहुंचे जहां पर मैं खड़ा हूं, और उन्होंने उम्मीदवारों में और यहाँ के लोगों में जान फूंका कि आप एनडीए के पक्ष में वोट अप करें। क्योंकि अगर हम बात करें तो कैमूर में जिस तरह से यहाँ पर हर एक आबादी, हर एक जातियां लगभग बराबर की उनकी हिस्सेदारी है, और ऐसे में कोई भी देखिए जाति का वोट बैंक यहाँ पर काम नहीं करता। आरजेडी का यहाँ पर दबदबा शुरू से रहा, और यही वजह है कि एनडीए के तमाम दिग्गज नेता इस समय लगातार देखिए
दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चुनावी हलचल भी इस समय भभुआ में देखिए जोरों पर इस समय शुरू हो गई है। तमाम दिग्गज नेता प्रचार इस समय कर रहे हैं, क्योंकि खुद सागर इसका पीएम मतलब नरेंद्र ये मोदी भी है यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पे दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, पूरी ताकत अब झोंकी जा रही है सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में तो देखिए जो होना था वो सब कुछ अब कैद हो चुका है ईवीएम बॉक्सेस में, बैलेट बॉक्सेस में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर ले रहे हैं। अमृत, आप भी बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ बिहार में है, मिजाज देख रहे हैं बिहार का, और जब कतारें देखी तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो वोटिंग का डिफरेंस आया है, बेहतर हुई है, ये इशारा है या इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल जो है वोटिंग परसेंट को लेकर, और इसे लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं, क्योंकि लगातार हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पर जा रही है, हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाओं को कवर कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं उनसे मिल रहे हैं, जनता के मुद्दों को, आम जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया तक, पूरे देश तक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम सुगौली में हैं और जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है उसे किस तरीके से देखा जा रहा है, लोगों से बात करते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई सरकार जो है वो बदलने वाली है। क्या है ये मामला, सरकार बदलने वाली है? नहीं, ये विकास का जो विकास मोदी सरकार ने किया है इसका वजह से वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है। आपको लगता है कि इस वजह से बढ़ा? जी, इसकी वजह से, विकास की वजह से वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे? आप क्या मानते हैं, ये क्या परिवर्तन है या क्या है? युवाओं में जोश है कि फिर से वहीं सत्ता है, और जो काम हो रहा है वो सब मतलब कीजिए उससे मतलब कि संतोषजनक है, इसी कारण से वोट परसेंट बढ़ रहा है। एकदम एक तरह से देखिए मिक्स रिएक्शंस यहाँ देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो किसी और की तरफ है, कोई कह रहा है महागठबंधन पसंद है, लेकिन देखिए पता जो चलना है वो 14 तारीख को ही पता चलेगा। अमृत और सागर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि बिहार का मिजाज क्या कह रहा है। लेकिन अब हम जरा आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे चंक की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरे सेगमेंट की ओर, क्योंकि देखिए महिलाएं घर बनाती हैं, घर को अच्छा बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। इस बार महिलाएं सरकार बनाने के लिए सड़कों पर दिखाई दी। आपको जो हम तस्वीर अब दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए और समझिए कि अपने सारे काम निपटाकर या कई बार काम निपटाने से पहले महिलाएं कतारबद्ध दिखी। और बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी जहां जहां हमारे सहयोगी पहुंचे वहां बहुत लंबी कतारें थी महिलाओं की, पुरुषों के बनिस्पत। तो इस बार घर बनाने वाली महिलाएं सरकार बनाने की मूड से उतरी हैं। लेकिन इनका जो झुकाव है, इनका जो चुनाव है, वो किसके लिए है, किसकी तरफ ये झुकाव रखती हैं, किसे ये वोट दे रही हैं, इसको लेकर अब सियासी दल भी पसोपेश में पड़े हुए हैं कि क्या महिलाएं हमारे लिए निकली हैं या विरोधी के लिए निकली हैं। और ये चर्चाएं खूब हो रही हैं कि आखिर ये जाएंगी किधर। और इसी वजह से देखिए एनालिसिस शुरू हो चुका है कि क्या सेकेंड फेज में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं विनोद गुंजियाल, वो कह रहे हैं कि महिलाओं ने जमकर मतदान किया है, पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। सुनिए जरा उन्हें। टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो 3 करोड़ 75 लाख थी, जिसमें पुरुष लगभग 1 करोड़ 98 लाख और महिला मतदाता 1 करोड़ 76 लाख था। और महिला मतदाताओं की भागीदारी इसमें बहुत अच्छी रही है। हम लोग यहाँ से भी लगातार वेबकास्टिंग जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोलिंग कमांड सेंटर है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे तो महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। इसमें 85 वर्ष से अधिक की आयु के मतदाता हैं जो लगभग महिलाओं का दबदबा दिखा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दबदबा सिर्फ शहरी इलाकों में दिखा है, तो ऐसा नहीं है। हम ग्रामीण अंचलों में गए, मैं खुद गई और मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वोट तो उन्होंने कास्ट कर दिया है पहले चरण के लिए। उनके क्या मुद्दे थे, उन्हें कौन पसंद है, क्या उन्होंने जवाब दिया, बड़े दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया है। ये आपको सुनना चाहिए, पूरा देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। आप सब यहाँ के रहने वाले हैं। पहले तो बताइए, चुनाव में कैसा मूड लग रहा है अभी तक, मुद्दे कैसे लग रहे हैं, जनता नेता पहुँच रहे हैं यहाँ पे सब? हाँ, पहुँच रहे हैं। आए थे अरुण मांझी जी, आए थे, हम लोग से मिले। हम लोग कहे कि आप ही के सपोर्ट में हैं, लेकिन सपोर्ट तो है, लेकिन आपको भी ध्यान देना चाहिए हम पर। मतलब जनता के बीच नेता पहुंच रहे हैं और नेता को जनता अपनी बात भी बता रही है। लेकिन जो 10,000 वाला जिक्र चल रहा है कि उसका फायदा मिलने वाला है, वो जरा समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों में से किसी को मिला है 10,000 का? बताइए। मिला है 10,000। तो वो आपको लग रहा है कि सीधा फायदा पहुँचा रहे हैं नीतीश कुमार जी? हाँ, सीधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इंदिरा आवास में नहीं ना है। अच्छा,
इंदिरा आवास नहीं मिला है? 10,000 हम लोग के नहीं मिला है, अभी तक नहीं आया। तो कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला? जरा हाथ उठा के कितने लोगों को मिला है बताइए। हाथ उठाओ ना जी। मिले हैं और आप 4 लोगों को नहीं मिला है। आप बताइए, आपके अकाउंट में जब पैसा आया 10,000, हाथ नीचे कर लीजिए, जब आपके अकाउंट में पैसा आया 10,000 तो आप फायदा उठा, मतलब अब आपको लग रहा है उससे फायदा मिलेगा आपको? जी मिलेगा, हाँ मिलेगा। सरकार की ये पहल कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, नीतीश जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि कई महिलाओं के खातों में आया, कई अभी इंतजार कर रही हैं। हर शुक्रवार को जो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, कह रही थी कि किस्त जाती है तो हम पहले जाकर अपना अकाउंट चेक करते हैं। तो सब इंतजार कर रहे हैं, यानी 10,000 वाला जो ये दांव है इसकी चर्चा खूब है, और क्योंकि सीधा बेनिफिट मिल रहा है तो लोग पूछ भी रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आज बिहार पहुंचे थे और जिस तरह से कतारबद्ध महिलाएं देखी गई हैं उसको लेकर उन्होंने भी रिएक्शन दिया और उन्होंने भरोसा दिया है कि एनडीए को ही चुना होगा महिलाओं ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। और मेरे सामने विशाल मातृशक्ति है जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर रहा है, एनडीए पर रहा है। और मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। तो देखिए, ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि पहले चरण में जो महिलाओं ने मतदान किया वो एनडीए के पक्ष में दिया है। लेकिन आप ये समझिए कि जो महिला वोटर्स होती हैं वो कई बार परिवार से प्रभावित होती हैं, कई बार उनकी राय होती है खुद की कि उन्हें क्या करना है, और कई बार साइलेंट होती हैं, बोलती कुछ हैं करती कुछ हैं। तो होना क्या है और होगा क्या, इसको लेकर एक तरह से अब संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, टटोला जा रहा है। लेकिन एनालिसिस क्या कहता है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। महिलाओं का भारी मतदान, किस तरफ रुझान? बिहार में चुनावी शोर, महिला वोटर किस ओर? बिहार चुनाव में दिखी महिलाओं की लंबी कतार। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का रेला नजर आया। समस्तीपुर हो, तारापुर हो या बेगूसराय हो, बिहार चुनाव में इस बार महिलाओं की भीड़ आम रही। अब सवाल यही कि क्या ये महज एक वोटर की भीड़ है या फिर किसी बड़े खेला का संकेत? अच्छा लग रहा है, नीतीश जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। आपको मिला नहीं है? नहीं। तो अब आप कहिए कि जल्दी से कर दीजिए। हम लोग का नहीं मिला है, हम लोग 3-4 बार बैंक खाता को चेक किए लेकिन नहीं मिला है पैसा। अब बार सीएम के पास करते हैं कॉल, तो कहते हैं कि अकाउंट चेक कीजिए, अकाउंट तो पैसा वहां से डलाएगा तब ना अकाउंट में आएगा। बिहार चुनाव में महिला वोटर्स की बढ़ती भागीदारी क्या किसी बड़ी सियासी फिल्म का टीजर है? 10,000 वर्सेस 30,000 का खेल जमीन पर खेल कर गया, या फिर चुनाव में पुरानी कहानी सामान्य रहेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि महिला वोटर्स अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है। पहल कैसी है, क्या इससे फायदा होगा, गांव की महिलाओं को फायदा होगा? हाँ फायदा होगा, फायदा होगा तब ना इतना जुड़े हुए हैं। हाँ फायदा है। हाँ तो महिला दिए सब जम के वोट है उनको, नीतीश जी को वोट दिए जम के, कितना नहीं आया पैसा फिर भी नीतीश जी मतलब पसंद नीतीश ही है क्या? हाँ नीतीश ही पसंद है। ये तो बात है, नीतीश जी का जो कारोबार चल रहा है बहुत अच्छा। नीतीश जी नहीं पसंद है, कारोबार उनका है से पसंद है। सियासी पंडितों का मानना है कि बिहार की एक बड़ी आबादी देश के दूसरे हिस्सों में कामकाज के सिलसिले में रहती है। ऐसे लोग साल में 1-2 बार ही घर लौट पाते हैं। इनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। मतदान न करने की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम जरूर हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की महिला मतदाता आमतौर पर वोटिंग के प्रति उदासीन रहती थी। लेकिन इस बार महिलाओं ने पहले से ही वोटिंग की तैयारी कर रखी थी, जिसका असर मतदान के लिए महिलाओं की लंबी कतारों के रूप में देखा गया। इसके साथ ही चुनावों से पहले महिलाओं की एक बड़ी आबादी को सरकार की तरफ से कैश बेनिफिट दिए गए। इसके साथ ही महिलाओं के वोटिंग पैटर्न तय करने में
जीविका दीदी योजना अहम भूमिका निभा सकती है। योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए कैश दिए गए। बिहार में करीब 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को फायदा मिला। माना जा रहा है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग के पीछे इस योजना का अहम किरदार है। विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले 10,000 का कैश ट्रांसफर कराया गया था। चुनाव से ठीक पहले ये एक साइलेंट इंजेक्शन की तरह काम कर सकता है। तेजस्वी तो पैसा फिर भी नहीं, तेजस्वी का सरकार आता है गुंडागर्दी ज्यादा चलता है। इनका में कम से कम हम लोग बाहर जाके तो अच्छा से सुरक्षित जाते हैं आते हैं। अच्छा, आप बताइए। हाँ, नीतीश जी अच्छे सरकार है, मोदी जी अच्छे सरकार है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हम इस बार आएंगे। तेजस्वी जी को हम लोग वोट नहीं दिए हैं। तो कहेंगे कि आसमान से तारा तोड़ लेंगे, तो क्या तोड़ लेंगे? जनता जब करेंगे वही ना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 60% से ज्यादा वोटिंग ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा का विषय महिला मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। 2020 के चुनाव में भी महिला मतदाताओं ने नतीजों पर खास असर डाला था और इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार की महिला वोटर इस बार किस पर भरोसा जताती हैं और बिहार में साइलेंट महिला वोटर किसे फायदा और किसे चोट दे जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पूर्वी चंपारण से नामिका जुड़ी हूँ। पहले नामिका, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, देखिए महिलाएं कह रही थी कि तेजस्वी जो कह रहे हैं ना उस पर भरोसा नहीं है। नीतीश जो कहेंगे कम से कम वो कर देंगे, तेजस्वी कहते रह जाएंगे। ये तक काम महिलाओं ने कि तारा तोड़ कर लाने को कहेंगे, मान थोड़ी लेंगे। इस तरह की बातें चल रही है महिलाओं के मन में। नामिका, देखिए इसके पीछे आप एक तरीके से समझिए कि एक होता है आश्वासन, खुद को आश्वासन देना। इसके पीछे की वजह क्या है कि जब मैं भी बहुत सारी महिलाओं के पास गई तो बहुत सारी महिलाओं ने ये कहा कि मैंने भी फॉर्म भरा था लेकिन मुझे पैसे मिले नहीं। लेकिन कुछ ने कहा कि हाँ मैंने फॉर्म भरे थे और मुझे पैसे मिले भी। तो जिनको नहीं मिले हैं उनको इस बात की उम्मीद है कि उनकी पड़ोसी को मिल गया है तो उनको भी मिल ही जाएगा। तेजस्वी यादव की जब हम बात करते हैं तो सत्ता में अभी है नहीं, बीते 15 सालों से, तो वो जो कुछ कह रहे हैं महिलाओं के लिए यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और वहीं उनके अगर बगल की महिला के खाते में पैसे आए हैं तो उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अगर इसको मिला है तो मुझे भी मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे आके टिक जाती है कि उन्हें नीतीश कुमार से उम्मीदें ज़्यादा है। दूसरी बड़ी वजह इसकी ये भी है कि शराबबंदी जैसा जब बड़ा फैसला किया गया तो इसी बिहार के जो पुरुष समाज के लोग थे वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए, लेकिन महिलाओं ने साथ दिया। महिलाओं ने ये माना कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में सोचा है। इसीलिए माना जाता है बिहार में कि नीतीश कुमार अगर सुशासन बाबू कहे गए तो उसके पीछे महिलाएं सबसे बड़ी वजह थी। और आज भी वही महिलाएं एक बड़ा फैक्टर है जो जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज में हम इजाफा देख पा रहे हैं। तेजस्वी यादव बेशक कह रहे हैं और महिलाएं हालांकि बहुत सारी बातें जंगल राज को याद दिलाते हुए कहती हैं, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं वो आएंगे सत्ता में तो करेंगे या नहीं करेंगे डाउट है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कहा उसमें से अगर 50% लोगों को भी पैसे मिले या राहत मिली या फायदा हुआ या नहीं होगा, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मिल भी पाएगा कि नहीं। जी बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं और यही वजह है कि आसपास वालों को देखकर थोड़ा भरोसा जमा हुआ है कि नीतीश जी दे रहे हैं तो हम तक भी पहुंच जाएगा देर सबेर। और यही वजह है कि झुकाव अभी उनकी तरफ दिखाई दे रहा है और 10,000 वाला इंजेक्शन अपना काम कर चुका है ऐसा लग रहा है, चाहे तेजस्वी 30,000 की बात करें क्यों ना करें। आप बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं बिहार चुनाव में एक और फैक्टर, महिलाओं का फैक्टर तो देखिए चर्चा में बना ही हुआ है। एक और फैक्टर है एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, जिसमें पूरी ताकत झोंकी जाती है। सारे दल ये कहते हैं कि मुस्लिम हमारी तरफ है, आरजेडी तो कहती है कि हमारा एकाधिपत्य है, वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे हैं मुस्लिम, वहीं जन सुराज आइए जो कह रही है कि अल्लाह के नाम पर आपको घरों से निकलना है। तो अभी मुस्लिमों को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज इन पार्टीज में दिख रहा है और दावे भी बड़े बड़े दिख रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे। तेजस्वी ने तो एक मन से ये भी कहा कि और समाज के लोगों को भी डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि खाली मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हुआ था और ऐसे में उनको लग रहा था कहीं छिटक ना जाए वोट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी आज पहुंचे थे बिहार। एक जगह नहीं पहुंचे, वहां खूब जूतम पैजार हुई उनके ना पहुंचने पर, और जहां पहुंचे वहां पर उन्होंने ओवैसी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो दरी बिछाने वाला नैरेटिव चल रहा था, क्योंकि ओवैसी के पार्टी के ही एक नेता ने वो फोटो ट्वीट की थी जिसमें एक शख्स दरी बिछा रहा था और
डिप्टी सीएम और सीएम चेहरा जो ऐलान हुआ है महागठबंधन की तरफ से, वो बैठे हुए थे, तब से वो चर्चा में चल रहा है। उसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हैदराबाद में ओवैसी खुद दरी बिछाते हैं। क्या कहा है पहले आपको सुनवा रहे हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। अब आप समझिए, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुन लिया, उन्होंने ये बयान दिया। इसके पीछे की अंदर की कहानी क्या है आपको हम डिटेल में बताते हैं, क्योंकि अब रेवंत रेड्डी आ गए मैदान में, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है ओवैसी की तरफ से वहां पर तेलंगाना में। लेकिन इस बीच रेवंत रेड्डी ने बहुत बड़ी बात कह दी, उन्होंने सीधे कह दिया कि कांग्रेस का मतलब ही मुसलमान है। उन्होंने कांग्रेस को डिफाइन कर दिया, यानी कांग्रेस सिर्फ मुसलमान मतलब है, क्या बाकी लोगों के लिए कांग्रेस नहीं है? ये उनका बयान सामने आया है। और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, यानी कि इक्वल्स टू हो गया, कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान। बाकी लोग कहाँ गए, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। और ऐसे में बंडी संजय कह रहे हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, जो वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं गर्दन कटा लूंगा, लेकिन ये नाटक नहीं चलेगा, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। दोनों को सुनवा रहे हैं आपको। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। ఇంకో మతాన్ని కించపరచానా? ఆ టోపీ పెట్టుకొని ఓట్లడిగే రోజొస్తే నా తల నరుకుంటా చెప్పని పెట్టుకున్నాను. నేను నా ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నా, హిందూ సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడానికి కష్టపడుతున్నా। तो रेवंत रेड्डी को आपने सुन लिया, और बंडी संजय ने इसका विरोध किया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस की आदत है कि वो सेल्फ गोल करती है। कोई भी चुनाव होता है उससे पहले उसके अलग अलग नेता आते हैं मैदान में, कहीं भी किसी भी प्रदेश के, कभी बाहर से विदेश से आ जाते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जो एक सेल्फ गोल की तरह होता है। रेवंत रेड्डी ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले वही काम कर दिया है कांग्रेस के लिए, और कह दिया कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान। तो बाकी लोग क्या करेंगे, जो बाकी और धर्म संप्रदाय के लोग हैं, क्या उनके नेता नहीं है कांग्रेस के नेता? क्या वो ये सोचकर कांग्रेस को वोट ना करें? सिर्फ एक ही धर्म के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों के लिए है। रेवंत रेड्डी ने जो अब एक तरह से डेफिनेशन दे दी है कांग्रेस की, उससे नुकसान जरूर हो सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का मतलब मुसलमान। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। कांग्रेस सरकार की ताकत मुसलमान। तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। कांग्रेस नहीं तो मुसलमान की इज्जत नहीं। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। ये शब्द, ये दलीलें, ये भाषण, ये सियासी नारेबाजी, लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा, लेकिन सड़कों पर उतरने वाली कांग्रेस आज चौतरफा घिर चुकी है। कांग्रेस को मुसलमानों का सच्चा हितैषी बनाने के क्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हर सीमा पार कर दी। एक जनसभा में मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है,
अब कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी का यह बयान जुबली हिल्स विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान दिया गया, जहां करीब 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यह सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। विपक्षी दल बीआरएस और बीजेपी दोनों ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मुस्लिम वोट के लिए नाटक कर रहे हैं। నేనే టోపీ పెట్టుకోలే, టోపీ పెట్టుకోవాల్సి పెట్టుకోలే, ఎవరు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకున్న టోపీ వాడు అవుతున్నాడు. వీడు మా ఓట్ల కోసం మా చుట్టూ గిట్లా తిరుగుతారా వీళ్ళు అన్న వాళ్ళు కలిసే నాకు. నేనన్నా రేవంత్ రెడ్డి ఇలా అజరుద్దీన్కి టోపీ పెట్టకుండా నువ్వు పెట్టుకున్నావు చూసినావా, నాకు వీడి మాదే గుర్తొచ్చిందన్న. నేను నా ధర్మాన్ని కాపాడుతానన్న, హిందూ సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడానికి కష్టపడుతున్నా, హిందూ ఓట్ బ్యాంక్ తయారు చేయడానికి కష్టపడుతున్నా. तेलंगाना की राजनीति में यह वक्त बेहद नाजुक है, क्योंकि कांग्रेस सरकार पहले से ही अल्पसंख्यकों की अनदेखी के आरोप झेल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान कांग्रेस की माइनॉरिटी कनेक्ट रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब सरकार के 2 साल बीत जाने के बावजूद कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं था, जो राज्य गठन के बाद पहली बार हुआ। बढ़ते विवाद के बीच कुछ दिन पहले क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री पद देकर कांग्रेस ने राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की। पार्टी चाहती है कि मुस्लिम समुदाय का भरोसा दोबारा जीता जाए, और अजहरुद्दीन भी इस बात को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ये पद उनके मुसलमान होने के लिए दिया गया है, क्योंकि मुसलमान यहाँ सत्ता सुनिश्चित करते हैं। दे रहे तो उसमें गलती क्या है बताइए। जुबलीज में डेफिनेटली माइनॉरिटीज ज्यादा है, तो डेफिनेटली आई मीन माइनॉरिटीज को ज्यादा वो किया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 130 माइनॉरिटीज पूरा अगर मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब वोट्स है माइनॉरिटीज के। तो उसमें हर एक आदमी अपना एडवांटेज हरमा लेता है, बट लेकिन सीएम साहब ने जो किया है मुझे मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री मुसलमानों को डराने के लिए क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कांग्रेस है तो मुसलमान है, नहीं तो कुछ नहीं। असल में उन्हें कहना चाहिए कि अगर मुसलमान है तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस भी नहीं। तेलंगाना में जुबली हिल्स के उपचुनाव की जंग ने कई सवालों की ज्वाला जला दी है। सवाल है, क्या कांग्रेस के बिना मुसलमानों का अस्तित्व नहीं है? क्या रेवंत रेड्डी ने तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को पार कर दिया? क्या ऐसा ही बयान अगर किसी बीजेपी नेता की तरफ से हिंदुओं को लेकर दिया जाता तब क्या होता? क्या मुसलमान इस बात से खुश होंगे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस के बिना उनकी इज्जत नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने वाले राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्री के इन शब्दों पर उनसे माफी मंगवाएंगे, या फिर उनकी खामोशी में ही उनकी रजामंदी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण के लिए अब जोर आजमाइश तेज हो गई है, और ऐसे में पूर्णिया पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके रोड शो की आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पूर्णिया से, जहां लोगों का भारी हुजूम आप देख पा रहे हैं, और गृह मंत्री यहां पहुंचे हैं। और एनडीए किस तरह से जोर शोर से पूर्णिया में अपने प्रेजेंस को दिखा रही है, दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश कर रही है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। आप देखिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद है, पूरा फोकस पूर्णिया पर रखा गया है। पूर्णिया सीट जो है यहाँ पर जेडीयू का प्रेजेंस रहा है, और ऐसे में गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। गृह मंत्री जहां पहुंच रहे हैं वहां उनके संबोधन में वो सारी बातें दिखाई दे रही हैं जो एक डबल इंजन की सरकार जैसे चलती है, और नीतीश कुमार जिस तरह से गवर्न कर रहे हैं बिहार की गवर्नमेंट को, जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, उनका एक जिक्र उस मंच से सुनाई देता है गृह मंत्री जहां पहुंचते हैं। और देखिए जब गृह मंत्री पहुंचते हैं या प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वो देश जिस तरह से चल रहा है उससे भी प्रभावित हैं। और ऐसे में बिहार को लेकर उनका क्या विजन है, क्या अप्रोच रहने वाला है, कैसे नीतीश सरकार आगे ले जाने वाली है बिहार को, कैसे विकास से जोड़ने वाली है, इन तमाम बातों का जिक्र आता है। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, और ये उत्सव बताता है कि लोकतंत्र का ये जो दूसरा चरण है ये उत्सव के तौर पर ही मनाया जाने वाला है। और यही वजह है कि यहाँ पर भारी भीड़ आप देखिए, पूर्णिया यहाँ पर भारी भीड़ आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं जो बता रही है कि उत्साह दोगुना है। और दूसरे चरण में पूर्णिया सीट काफ़ी डिसाइडिंग भी है, ऐसे में इस सीट पर भी पूरी जोर आजमाइश दिखाई दे रही है।
लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया से, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मौजूद हैं जो वहां पर लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक रिपोर्ट तैयार करके दी है कि मखाना उद्योग जो होता है, मखाना के जो किसान है उनके लिए कितनी चुनौतियां होती है मखाने की किसानी में, वो पूरा अनुभव उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। आपको उन मखाना किसानों से मिलेंगे, आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी कि कैसे उत्पादन होता है। आप जो मखाना खाते हैं वो उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है और क्या इनको मिल पाता है, और इस बार इनके लिए क्या मुद्दा है, क्या मखाना के बदले इनकी आमदनी। तो इसके लिए मैं खुद उतर रहा हूँ और ये जानने के लिए कि कितनी मेहनत लगती है। और यहाँ पर एक मखाना यहाँ पर छानकर इसे धोया जा रहा है। मखाना का पत्ता आपने देखा होगा, लेकिन इसे धोने की प्रक्रिया अभी की जा रही है। क्या क्या कर रहे हैं अभी? ये क्या है? ये गुड़िया धो रहे हैं। गुड़िया वो जो पत्ता से निकलता है, पत्ता से निकलता है, वो अभी निकाल कर वो नदी में निकलती है वो पत्ता से, उसके बाद उसको छाना जाता है। पत्ता छान के फिर इसे देखो, एक बार दिखाइएगा। ये जो है गुड़िया है, इसे गुड़िया कहा जाता है। इसे बढ़िया से धो के इसको मांजते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, मखाना आप लोग निकालते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा क्या मखाना है, आप लोगों को दाम मिल पाता है? जितनी मेहनत आप नहीं दाम मिलता है, हम लोग के तो इस बार खत्म कर देगा ये लोग सब, यहाँ का पूर्णिया जिला के लोग। करता है वो मखाना खेती जो करता है वो लोग को फायदा हो जाता है, हम लोग को घाटा लग जाता है। से मिल के वो सब मंगनी में उठा लेता है मखाना, 400-500 के रेट में उठा। हम लोग के शहर में तो 1200 का मिलता है। हाँ, हम लोग के यहाँ 600-700 लगा दिया है। हम लोग मर रहे हैं यहाँ से, दरभंगा से पूरा निकालने में। आप लोग दरभंगा से आए हैं? हाँ हाँ। जो आप मखाना खाते हैं वो कैसे, ये गुड़िया आपने देखा, मखाना कैसे बनता है ये आपको दिखाते हैं। संतोष, ये देखिए कि कैसे ये बहुत मुश्किल है यहाँ पर खड़ा होना, लेकिन धुआं इतना है, बहुत हीट है, बहुत गर्म है। तो सुमित की रिपोर्ट आपने देखी, कैसे धुएं के बीच ये मखाना बनता है और बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। और मखाना किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो नई सरकार बनेगी या जो सरकार है वो उनके लिए सोचे, उनके लिए कुछ कदम उठाए। यही कोशिश सुमित की भी थी इस रिपोर्ट के जरिए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।